नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टीचिंग रवि पर। आज के इस वीडियो में हम बीपीएससी टीआरई 4 के लिए आधुनिक भारत का इतिहास को एनसीईआरटी किताबों के आधार पर कवर करेंगे। यह वीडियो आपकी तैयारी को और भी मजबूत बनाएगा, इसलिए पूरा वीडियो जरूर देखें। जिससे प्रश्न बनते हैं सिर्फ उसे ही कवर करेंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। पहले हमने एससीईआरटी क्लास 8 से बेसिक किया था, अब एनसीईआरटी से इसे पूरा करेंगे। दोनों को मिलाकर आपकी तैयारी रॉकेट स्पीड से आगे बढ़ेगी। आज हमारा क्लास नंबर 2 है मॉडर्न हिस्ट्री मास्टर क्लास का, जो एनसीईआरटी पर है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको दोबारा से यह टॉपिक पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ आपका काम यही है कि जो इम्पोर्टेंट हाईलाइट किया गया है वीडियो में, उसे अपने कॉपी में लिखना और उसे 2 बार 3 बार रिवीजन करना। तो बिना समय गवाए चलिए शुरू करते हैं। और इस सीरीज में आपको कंप्लीट इम्पोर्टेंट पॉइंट के साथ कंप्लीट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी इस सीरीज में आपको देखने के लिए मिलेंगे, तो आप देख सकते हैं। तो इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और इस सीरीज में सिर्फ उसी पॉइंट को कवर किया गया है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए, ताकि इससे आपका भी समय बचे और हमारा भी समय बचे। मेरा सिर्फ मकसद यही है कि आपको कम समय में ज़्यादा बेनिफिट दिया जा सके। अब बात करते हैं अपने चैप्टर की। चैप्टर नंबर 2, व्यापार से साम्राज्य तक। तो पुर्तगालियों व डचों के बाद अंग्रेज व्यापारियों और कंपनी के रूप में भारत आए थे। और इस चैप्टर में हम जानेंगे कि कैसे अंग्रेज विशाल साम्राज्य के स्वामी बन गए। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मुगल बादशाहों में औरंगजेब आखिरी शक्तिशाली बादशाह था और उसकी मृत्यु कब हुई थी? तो 1707 में। चित्र नंबर 1 में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैप्टन हडसन द्वारा बहादुर शाह जफर और उसके बेटे को गिरफ्तार किया गया था। तो क्वेश्चन निकल के आ सकता है, बहादुर शाह जफर और उसके बेटे को गिरफ्तार किसने किया था? तो कैप्टन हडसन के द्वारा गिरफ्तार किया गया था। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 1857 में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध भारी विद्रोह शुरू हो गया था। तो विद्रोहियों ने मुगल बादशाह जफर को ही अपना नेता माना था। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे भी याद रखिएगा। अब जानते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन। तो इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम के समय में इंग्लैंड के कुछ व्यापारियों ने मिलकर एक व्यापारी कंपनी की स्थापना की थी और इस कंपनी का नाम था द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत आगमन से पहले ही 17 मई 1498 ईस्वी को वास्को डी गामा नामक पुर्तगाली नाविक उत्मासा आंतरिक होते हुए कालीकट पहुंचे थे। पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा 1498 में पहली बार भारत तक पहुंचने के लिए समुद्री मार्ग का पता लगाया था, तो याद रखिएगा। और इंग्लैंड के जहाज अफ्रीका के पश्चिम तट को छूते हुए कैप ऑफ गुड होप का चक्कर लगाकर हिंद महासागर पार करते, तब तक पुर्तगालियों ने अपने भारत पर पश्चिम तट पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी थी। वे गोवा में अपना ठिकाना बना चुके थे, तो याद रखिएगा कि उन्होंने गोवा में अपना ठिकाना बनाया था। और पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा ने 1498 में पहली बार भारत तक पहुंचने के लिए समुद्री मार्ग का पता लगाया था। तो इससे 2 पॉइंट बन के आ गए। तीसरा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यूरोप के बाज़ारों में भारत के बने बारीक सूती कपड़े और रेशम की ज़बरदस्त मांग थी। तो यूरोप के बाज़ारों में भारत का बना सूती कपड़ा और रेशम का मांग था। और इसके अलावा काली मिर्च, लौंग, इलायची और दालचीनी की भी ज़बरदस्त मांग थी। चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पहली इंग्लिश फैक्ट्री 1651 में हुगली नदी के किनारे शुरू की गई थी। अब हम पढ़ रहे हैं ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में व्यापार शुरू करती है, इसके बारे में। आप चित्र 3 में देख सकते हैं, मद्रास के जहाज़ों से सामान लाती स्थानीय नौकाएं। विलियम सिम्पसन द्वारा बनाया गया चित्र 1867। अब जानते हैं व्यापार से युद्धों तक इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट दिया गया है। तो आप चित्र 4 में देख सकते हैं, रॉबर्ट क्लाइव का चित्र दिया गया है।
पांचवा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मुर्शिद अली खां के बाद अलीवर्दी खां और उसके बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने थे। तो याद रखिएगा, मुर्शिद कुली खान के बाद अलीवर्दी खां और उसके बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने। प्लासी का युद्ध, तो 1756 में अलीवर्दी खां की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना था। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 1756 में अलीवर्दी खां की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने थे। चित्र नंबर 5, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे वीवीआई के तौर पे आप लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन निकल के आ सकता है, ईस्ट इंडिया कंपनी की बैठकें कहाँ की जाती थी? तो ईस्ट इंडिया कंपनी के बैठक कोर्ट ऑफ प्रेपराइट्स की लंदन स्थित लेडन हॉल स्ट्रीट पर बने ईस्ट इंडिया हाउस में बैठकें होती थी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कोर्ट ऑफ प्रेपराइट्स, और ये कहाँ स्थित है? लंदन में स्थित है, लेडन हॉल स्ट्रीट पर। तो याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप चित्र में देख सकते हैं सिराजुद्दौला। तो 1757 में रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी के मैदान में सिराजुद्दौला के खिलाफ कंपनी की सेना का नेतृत्व किया था। तो 1757 में रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी के मैदान में सिराजुद्दौला के खिलाफ कंपनी का नेतृत्व किया था, और नवाब सिराजुद्दौला की हार का एक बड़ा कारण उसके सेनापति में से एक सेनापति मीर जाफर की कमी के कारण हुआ था। तो अभी तक हमारे 6 इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आते हैं इस चैप्टर से। 1757 में रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी के मैदान में सिराजुद्दौला के खिलाफ कंपनी की सेना का नेतृत्व किया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्लासी की जंग इसलिए महत्वपूर्ण मानी जाती है क्योंकि भारत में यह कंपनी की पहली बड़ी जीत थी, और प्लासी की जंग के बाद सिराजुद्दौला को मार दिया गया और उसके बाद मीर जाफर नवाब बना था। और जब मीर जाफर ने कंपनी का विरोध किया तो कंपनी ने उसे हटाकर मीर कासिम को नवाब बना दिया, और जब मीर कासिम परेशान करने लगा तो बक्सर की लड़ाई 1764 में उसको भी हराना पड़ा था। तो बक्सर की लड़ाई 1764 में, याद रखिएगा, और बंगाल से बाहर कर दिया गया और मीर जाफर को दोबारा नवाब बनाया गया था। और 1765 में जब मीर जाफर की मृत्यु हुई तो 1765 में मुगल सम्राट ने कंपनी को बंगाल का प्रांत का दीवान नियुक्त कर दिया गया। तो याद रखिएगा, मुर्शिद अली खां, अलीवर्दी खां और सिराजुद्दौला बंगाल के शक्तिशाली शासक थे, और अलीवर्दी खां की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना। और याद रखिएगा, सिराजुद्दौला ने फोर्ट विलियम की किलेबंदी को नष्ट करने का आदेश दिया था। तो क्वेश्चन निकल के आ सकता है, फोर्ट विलियम की किलेबंदी को नष्ट करने का आदेश किसके द्वारा दिया गया था? तो सिराजुद्दौला के द्वारा दिया गया था। और रॉबर्ट क्लाइव जब इंग्लैंड से मद्रास आया था तो उसकी उम्र 18 साल की थी, और 1767 में जब वह 2 बार गवर्नर बनने पर उसके बाद हमेशा के लिए भारत से रवाना हुआ था तो उसकी दौलत काफ़ी ज़्यादा थी। रॉबर्ट क्लाइव ने ही भारत में बेहिसाब दौलत जमा की थी। सातवां इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बक्सर की लड़ाई जो आपको मैंने बताया 1764 में हुई, उसके बाद कंपनी ने भारतीय रियासतों में रेजिमेंट तैनात कर दिए थे। एक और कहानी निकल के आता है, जब रिचर्ड वेलेजली गवर्नर जनरल था तो उस समय अवध के नवाब को 1801 में अपना आधा इलाका कंपनी को सौंपने के लिए मजबूर किया गया, क्योंकि नवाब सहायक सेना के लिए पैसा अदा करने में चूक गए थे। आप चित्र 7 में देख सकते हैं, अपने बेटे और ब्रिटिश रेजिडेंट के साथ खड़े नवाब सिराजुद्दौला, और यह चित्र बनाया गया था टेलीकैटल द्वारा, और यह 1772 में बना था। बक्सर की लड़ाई के बाद हुई संधियों के फलस्वरूप नवाब सिराजुद्दौला के ज़्यादातर अधिकार छीन गए थे। और यहाँ पे बताया गया है स्रोत 4 में रेजिडेंट की ताकत क्या होती थी। दरअसल रेजिडेंट रियासत का राजा होता है, जो मनचाही निषेधात्म के तहत काम करने की छूट होती है। अब जानते हैं टीपू सुल्तान, जिन्हें शेरे मैसूर कहा जाता था। तो दक्षिण भारत राज्य मैसूर का हिस्सा है।
तो हैदर अली की मृत्यु के बाद उसके पुत्र टीपू सुल्तान ने मैसूर की कमान संभाली थी और टीपू ने कंपनी के व्यापारिक हितों पर आघात किया था। उसने अपने रियासत के बंदरगाहों से चंदन, काली मिर्च, इलायची के निर्यात पर रोक लगा दी थी और साथ ही साथ टीपू ने फ्रांसीसियों की मदद से अपनी सेना का आधुनिकीकरण भी किया था। तो याद रखिएगा, हैदर अली की मृत्यु के बाद उसके पुत्र टीपू सुल्तान ने मैसूर की कमान संभाली थी और टीपू ने कंपनी के व्यापारिक हितों पर आघात किया था। उसने अपने रियासत के बंदरगाहों से चंदन, काली मिर्च, इलायची के निर्यात पर रोक लगा दी थी और साथ ही टीपू ने फ्रांसीसियों की मदद से अपनी सेना का आधुनिकीकरण भी किया था। चित्र नंबर 9 में यह जो बताया गया है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसे भी वीवीआई के तौर पर आप लिख सकते हैं। टीपू सुल्तान के बेटे को बंधक के रूप में कॉर्नवालिस के सामने पेश किया गया था। तो क्वेश्चन निकल के आ सकता है कि टीपू सुल्तान के बेटे को किस गवर्नर के सामने पेश किया गया था। तो कॉर्नवालिस के सामने पेश किया गया था। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है 1792 में मराठों, हैदराबाद के निजाम और कंपनी की संयुक्त फौजों के हमले के बाद टीपू सुल्तान को अंग्रेजों से संधि करनी पड़ी थी और इसी संधि के साथ ही उनके दो बेटों को अंग्रेजों के बंधक के रूप में अपने पास रखा गया था। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। टीपू से पहले उनके पिता हैदर अली भी अंग्रेजों के से प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 व द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 लड़ चुके थे और टीपू सुल्तान के साथ ही अंग्रेजों की 2 युद्ध हुई थी। पहला युद्ध था तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। यह युद्ध लॉर्ड कॉर्नवालिस और टीपू सुल्तान के बीच हुआ था और टीपू ने बहादुरी से दुश्मनों का सामना किया, परंतु विवश होकर उसे अंग्रेजों के साथ श्रीरंगपट्टनम की संधि करनी पड़ी थी। याद रखिएगा कि टीपू सुल्तान को अंग्रेजों के साथ श्रीरंगपट्टनम की संधि करनी पड़ी थी। आप चित्र में देख सकते हैं टीपू का खिलौना शेर। लॉर्ड वेलेस्की ने टीपू पर फ्रांसीसियों को अपने यहाँ बुलवाकर अंग्रेजों के विरुद्ध षड्यंत्र का आरोप लगाकर 1799 ईस्वी में उस पर आक्रमण कर दिया और 4 मई 1799 ईस्वी को चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान बहादुरी के साथ लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लॉर्ड वेलेस्की ने टीपू पर फ्रांसीसियों को अपने यहाँ बुलाकर अंग्रेजों के विरुद्ध षड्यंत्र का आरोप लगाकर 1799 ईस्वी में उन पर आक्रमण कर दिया था। अब जानते हैं मराठों से लड़ाई। तो 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में हार के बाद दिल्ली से देश का शासन चलाने का मराठों का सपना चकनाचूर हो गया। महादजी सिंधिया और नाना फडणवीस 18वीं सदी के आखिरी 2 प्रसिद्ध मराठा योद्धा और राजनीतिज्ञ थे। तो याद रखिएगा, महादजी सिंधिया और नाना फडणवीस 18वीं सदी के आखिरी 2 प्रसिद्ध मराठा योद्धा और राजनीतिज्ञ थे। अंग्रेजों व मराठों के बीच 3 युद्ध हुए थे। पहला युद्ध 1782 ईस्वी में सालबाई की संधि के साथ खत्म हुआ था और दूसरा अंग्रेज मराठा युद्ध 1803 से 1805 ईस्वी मोर्चों पर लड़ा गया था। तो याद रखिएगा, दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1805 के पश्चात आगरा व दिल्ली के कई भूभाग अंग्रेजों के कब्जे में आ गए थे और तीसरा मराठा युद्ध 1817 से 1819 के बाद अंग्रेजों ने मराठों की ताकत को पूरी तरह से कुचल दिया और महादजी सिंधिया और नाना फडणवीस 2 प्रसिद्ध मराठा योद्धा व शासक बन गए थे। तो याद रखिएगा, 1817 से 1819 के तीसरे अंग्रेज मराठा युद्ध में मराठों की ताकत को पूरी तरह से कुचल दिया गया था और इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट एक पॉइंट निकल के आता है। महादजी सिंधिया और नाना फडणवीस 2 प्रसिद्ध मराठा योद्धा व शासक थे। आप चित्र 11 में देख सकते हैं लॉर्ड हेस्टिंग, सर्वोच्चता का दाव। तो लॉर्ड मिंटो के बाद लॉर्ड हेस्टिंग भारत का गवर्नर जनरल बनकर 1813 में भारत आए थे और हेस्टिंग के भारत आने से पहले तक मुगल सम्राट को औपचारिक रूप से सर्वश्रेष्ठ माना जाता था। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, लॉर्ड हेस्टिंग के नेतृत्व में सर्वोच्चता की एक नई नीति शुरू की गई थी।
और ये वाला पॉइंट काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अंग्रेजों ने कैतूर में छोटे से राज्य को कब्जे में लेने का प्रयास किया था और रानी चेन्नम्मा ने हथियार उठा लिया और अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन निकल के आ सकता है, अंग्रेजों ने कैतूर के छोटे से राज्यों को कब्जे में लेने का प्रयास किया था, तो वहाँ पर अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन किनके द्वारा किया गया था? तो रानी चेन्नम्मा के द्वारा। और 1824 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और 1829 में जेल में ही उनकी मृत्यु हो गई थी। और चेन्नम्मा के बाद कित्तूर स्थित संगोली के एक गरीब चौकीदार रायन्ना ने इस प्रतिरोध को जारी रखा। तो याद रखिए, क्वेश्चन भी निकल के आ सकता है। चेन्नम्मा के बाद कैतूर स्थित संगोल की एक गरीब चौकीदार जिन्होंने यह प्रतिरोध को जारी रखा था, उनका क्या नाम है? तो रायन्ना। काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप चित्र 12 में देख सकते हैं कित्तूर रानी चेन्नम्मा की स्मृति में बनाई गई मूर्ति। और पंजाब में इसका विरोध महाराजा रंजीत सिंह के द्वारा किया गया था और 1839 में उनकी मृत्यु के बाद यह रियासत के साथ 2 लंबी लड़ाई हुई और आखिरकार 1849 में कंपनी ने पंजाब का भी अधिग्रहण कर लिया। अब जानते हैं विलय नीति। तो अधिग्रहण की आखिरी लहर 1848 से 1856 के बीच गवर्नर जनरल बने लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चली थी और लॉर्ड डलहौजी ने एक नई नीति अपनाई जिसे विलय नीति का नाम दिया गया था। तो याद रखिएगा, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार के लिए लॉर्ड डलहौजी ने विलय या राज्य हड़प की नीति का सहारा लिया था और इसके तहत सर्वप्रथम सतारा को 1848, संबलपुर को 1849, उदयपुर धर्मगढ़ छत्तीसगढ़ को 1852 और नागपुर को 1854 और झांसी को इस आधार पर अपने राज्य में मिला लिया था और कुशासन का आरोप लगाकर 1856 ईस्वी में अवध को अपने नियंत्रण में ले लिया गया था। आप चित्र 13 में देख सकते हैं महाराजा रंजीत सिंह का दरबार और चित्र 14 में देख सकते हैं संबलपुर के वीर सुरेंद्र साय, उनका चित्र है। अब जानते हैं नए शासन की स्थापना। तो वारेन हेस्टिंग को भारत का पहला गवर्नर जनरल बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। भारत में अंग्रेजी राज के विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण में वारेन हेस्टिंग की महत्वपूर्ण भूमिका रही। उनके समय तक कंपनी बंगाल, बम्बई जिसे बोलते हैं, मद्रास में सत्ता हासिल कर चुकी थी और ये तीनों कंपनी के प्रशासनिक इकाई भी थे। इन्हें प्रेसिडेंसी कहा जाता था और उस समय 3 प्रेसिडेंसी थी, बंगाल, मद्रास और बम्बई, और हर एक का शासन गवर्नर के पास होता था। सबसे ऊपर गवर्नर जनरल होता था। वारेन हेस्टिंग ने कई महत्वपूर्ण सुधार किए थे और 1772 में एक नई न्याय व्यवस्था स्थापित की गई थी और इस व्यवस्था में प्रावधान किया गया कि जिले में 2 अदालतें होंगी, फौजदारी अदालत और दीवानी अदालत। दीवानी अदालतों के मुखिया यूरोपीय जिला कलेक्टर होते थे और मौलवी और हिंदू पंडित उनके लिए भारतीय कानून की व्याख्या करते थे और फौजदारी अदालतें अभी भी काजी और मुफ्ती के ही अंतर्गत थी, लेकिन वे भी कलेक्टर की निगरानी में काम करते थे। आप चित्र 12 में देख सकते हैं वारेन हेस्टिंग पर मुकदमा, आरजी पोलाइट द्वारा चित्रित। तो याद रखिएगा कि न्यायिक व्यवस्था के तहत हर जिले में फौजदारी अदालत और दीवानी अदालतें स्थापित की गई और जिला कलेक्टर दीवानी अदालतों के मुखिया होते थे और फौजदारी अदालत काजी एवं मुफ्ती के अधीन होते थे और उस पर कलेक्टर निगरानी रखते थे। और 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। और ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जब वारेन हेस्टिंग 1885 में इंग्लैंड लौटा तो एडमंड बर्के ने उस पर बंगाल का शासन सही ढंग से ना चलाने का आरोप जड़ दिया था। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन निकल के आ सकता है टीआरई में।
1775 में 11 पंडितों को भारतीय कानूनों का एक संकलन तैयार करने का काम सौंपा गया था। एनवी हॉल्हेड ने इस संकलन का अंग्रेजी में अनुवाद किया था, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो 1775 में 11 पंडितों को भारतीय कानूनों का एक संकलन तैयार करने का काम सौंपा गया था और इसके अंग्रेजी अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? तो एनबी हॉलहेड के द्वारा अंग्रेजी अनुवाद किया गया था। और 1778 तक यूरोपीय न्यायाधीशों के लिए मुस्लिम कानूनों की भी एक संहिता तैयार कर ली गई थी और 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत एक नए सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। और सारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है इसका। और इसमें निष्कर्ष के तौर पर एक छोटा सा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। 1857 तक भारतीय उपमहाद्वीप के 63% भूभाग और 78% आबादी पर कंपनी का सीधा शासन स्थापित हो चुका था। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है और इसमें से जो जो इम्पोर्टेंट हाईलाइट किया गया है उसे अपने कॉपी में लिख लीजिएगा और उसे 2-3 बार रिवाइज कीजिएगा। मुझे लगता है कि ये कम से कम 15 से 20 मिनट में आप इसे लिख सकते हैं। तो जो इम्पोर्टेंट है, इसके अलावा आपको इसमें दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी किताब को अलग से। अब चलते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की ओर, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है इस चैप्टर का। पहला हमारा क्वेश्चन है, किस मुगल शासक की मृत्यु के पश्चात मुगल साम्राज्य कमजोर होता चला गया? तो औरंगजेब। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुगल केंद्रीय सत्ता के कमजोर होने का क्या परिणाम हुआ? तो ये सभी थे मुगल सूबेदार और बड़े जमींदारों ने अपनी अपनी क्षेत्रीय सत्ता कायम कर ली और यूरोपीय कंपनियों के राजनीतिक महत्वाकांक्षा बढ़ने लगी और कंपनियां राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप करने लगी। तीसरा क्वेश्चन है, अंग्रेजों के शासन के समय भारत आने के पूर्व और कौन सी यूरोपीय शक्तियां भारत आ चुकी थी? तो कौन सा आया था? तो पुर्तगाल और डच आया था। इसमें से जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सिर्फ उसे ही हम कवर कर रहे हैं। पांचवा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को इंग्लैंड की महारानी की ओर से कौन सा विशेषाधिकार सौंपा गया था? तो उसमें से सब हो जाएगा। पूर्व में व्यापार करने का विशेषाधिकार, समुद्र पार जाकर नए देशों की खोज एवं व्यापार, और चार्टर के अनुसार कोई भी अन्य कंपनी इस कंपनी से प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकती थी। तो ये सब हम सब कवर कर चुके हैं। छठा क्वेश्चन है, कौन सी यूरोपीय कंपनी भारत में व्यापार के साथ विशाल साम्राज्य खड़ा करने में कामयाब रही? तो ब्रिटिश के किस सम्राट ने सन 1608 ईस्वी में कैप्टन हॉकिंग को राजदूत बनाकर मुगल शासक जहांगीर के दरबार भेजा गया था? तो सम्राट जेम्स प्रथम के द्वारा। ये थोड़ा क्वेश्चन छोटा हो गया, मैं इसे जूम कर देता हूँ। अलीवर्दी खां की मृत्यु के पश्चात बंगाल का नवाब किसे बनाया गया था? तो सिराजुद्दौला को। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो 23 जून 1757। नवाब सिराजुद्दौला का सेनापति कौन था? तो मीर जाफर। ये सब हम कवर कर चुके हैं इस चैप्टर में। बंगाल के नवाब और ब्रिटिश इंडिया कंपनी के बीच टकराव का क्या कारण था? तो इसमें से सभी हो जाएंगे। कंपनी नवाब के विरुद्ध राजनीतिक षड्यंत्र कर रही थी। कंपनी के अफसर बिना शुल्क चुकाए अपनी निजी व्यापार भी कर रहे थे और कंपनी लगातार किलेबंदी को प्रोत्साहित कर रही थी। किस दक्षिण भारतीय रियासत के विरुद्ध अंग्रेजों ने प्रत्यक्ष सैनिक कार्यवाही का रास्ता अख्तियार किया था? तो मैसूर रियासत को। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सालबाई की संधि का संबंध इनमें से किसके बीच है? तो अंग्रेजों एवं मराठा के बीच, हम कवर कर चुके हैं। इनमें से कौन सी संधि का संबंध आंग्ल मैसूर युद्ध से है? तो श्रीरंगपट्टनम की संधि। काफ़ी इजी हो जाता है जब हम इम्पोर्टेंट पॉइंट को कवर कर लेते हैं। तो टाइगर ऑफ मैसूर किसे कहा जाता है? तो टिप्पू सुल्तान को। किस संधि के तहत नवाब सिराजुद्दौला ने कंपनी को वे सभी व्यापारिक सुविधाएं लौटा दी जो उन्हें मुगल शासक फर्रुखसियर के फरमान द्वारा प्राप्त हुआ था? अलीनगर की संधि के द्वारा।
अंग्रेजों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित की थी? तो सूरत में। किस मुगल शासक ने पुर्तगालियों से क्रोधित होकर उसे बंगाल से बाहर कर दिया गया था? तो शाहजहां को। किस संधि के द्वारा मुगल सम्राट ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल सूबे का दीवान नियुक्त कर दिया? तो इलाहाबाद की संधि। अंग्रेजों एवं मराठों के बीच कुल कितने युद्ध हुए थे? तो 3 युद्ध हुए थे। इनमें से किस गवर्नर जनरल ने सर्वोच्चता का दाव की नीति की शुरुआत की थी? तो लॉर्ड हेस्टिंग के द्वारा। सहायक संधि की नीति इनमें से किस गवर्नर जनरल के द्वारा लाई गई? तो सहायक संधि लाया गया था लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा। अंग्रेजों को बंगाल में सीमित क्षेत्र में व्यापार की इजाज़त किसने दी? तो शाहजहां के द्वारा दिया गया था। डलहौजी ने राज्य हड़प की नीति का पहला शिकार कौन बना? तो सतारा बना था। तो उम्मीद करते हैं कि ये सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको ज़्यादा परेशान ना किए हो, क्योंकि हमने ये सारे चैप्टर के जितने थे इम्पोर्टेंट वो हमने हाईलाइट जितना किया था सारा हमने कवर कर लिया है। उम्मीद करते हैं कि आपको क्लास पसंद आई हो। आपको कंटिन्यू वीडियो ना मिल पाया इसके लिए मुझे काफ़ी दुख है। देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।